ओके, अच्छा, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर गाइस। आई होप आप इन सीरीज को पसंद कर रहे होंगे एंड वीडियो को लाइक कर देंगे। अपील चैप्टर के अंदर में हम लोग हैं और सर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने कल आपको बोला था कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है घर पे सॉल्व करने हैं और आपने शायद किए भी होंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल होंगे ही। यस, बढ़ते हैं आगे। अब अपील के अंदर में देखेंगे तो हमारे पास जैसे ही एओ का ऑर्डर निकलता है, हमारे पास दो रूट थे, एक था अपील रूट, दूसरा था रिवीजन रूट। यस और नो, किसी भी एक रूट पे एक टाइम पे आपको विजिट करना है। पहला अपीलेट अथॉरिटी था कौन सा बेटा? सीआईटी अपील, जिसके लिए सेक्शन था 246A से लेकर के 251 तक के। और अब के वीडियो के अंदर में आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम पूरा का पूरा अपील खत्म कर दे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर दे, सॉल्व कर दे। एंड अगर टाइम बचता है तो हम लोग आज रिवीजन का पार्ट भी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यस और नो, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है ITAT। नाउ अंडरस्टैंड कीजिएगा, ITAT के अंदर में 4 सेक्शन है। ITAT के अंदर में 4 सेक्शन है, सेक्शन 252 से लेकर के 255। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 ही सेक्शन काम के हैं और 2 सेक्शन काम के ही नहीं है। यस, तो अगेन जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा सिलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको जहां एक्चुअल मेहनत करनी है वहीं आप मेहनत करना, अदरवाइज मत मेहनत करना। अब जैसे आता है पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ITAT। इस सेक्शन के अंदर में बताया है कि ITAT का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब ITAT में कितने लोग रहते हैं, ITAT का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है, उसका हेड ऑफिस किधर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत सालों पहले इस क्वेश्चन को पूछा जाता था, अब इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब सेक्शन आप समझ लो, क्योंकि ITAT तो कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होता। तो व्हाट इज ITAT एंड हाउ ITAT वर्क्स? ITAT शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड, राइट। फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब ये बनता है MCQ, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर में क्या करता है, फंक्शन करता है। यस सर, राइट। इसके बाद में क्या होगा, इट हैज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होंगे ये कौन होंगे सर? रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होने चाहिए, हु हैज कंप्लीटेड नॉट लेस 7 years ऑफ सर्विस। तो भैया इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे ये रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होने चाहिए, राइट, या तो सिटिंग या तो रिटायर्ड, और एटलीस्ट उनको 7 years का क्या होना चाहिए सर, एक्सपीरियंस होना चाहिए। या जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो भी कौन बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। तो यू नो ITAT के अंदर में कौन रहेगा, ITAT के अंदर में सबसे पहले ITAT के अंदर में सबसे पहले कौन रहना चाहिए सर, प्रेसिडेंट रहना चाहिए, ये यहीं बना देना। फिर कौन रहेंगे सर, VC, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, VP बोला जा सकता है इनको, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे सर। सो ITAT शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर में कौन रहेंगे सर, प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, हु इज सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट एंड हु हैज कंप्लीटेड नॉट लेस देन 7 years ऑफ सर्विस, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इसके अंदर में रहेंगे। प्लस सर कौन रहेंगे, कुछ जुडिशियल मेंबर रहेंगे, कुछ अकाउंटेंट मेंबर रहेंगे। चलिए समझ लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेगा। अगेन द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक या एक से ज्यादा वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकते हैं, सो वन और मोर मेंबर ऑफ ITAT कैन बी वाइस प्रेसिडेंट। क्या परफॉर्म फंक्शन करेंगे? पहला, दे विल परफॉर्म ऑल द फंक्शन विच हैज बीन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सारे फंक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं वो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, राइट। सो ऑल द फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी परफॉर्म बाय वाइस प्रेसिडेंट। यस, इसके अलावा ITAT 2 क्लास ऑफ मेंबर भी रखेगा, दैट इज जुडिशियल मेंबर एंड अकाउंटेंट मेंबर, राइट। कौन कौन रखेगा, कुछ जुडिशियल मेंबर भी रखेंगे, जुडिशियल मेंबर भी रहेंगे, और कुछ क्या रहेंगे सर, अकाउंटेंट मेंबर भी रहेंगे। कुछ क्या रहेंगे सर, अकाउंटिंग मेंबर भी रहेंगे। यस, अब जुडिशियल मेंबर कौन कौन रहेंगे, जुडिशियल मेंबर कौन कौन रहेंगे? जुडिशियल मेंबर वो लोग होते हैं जो इंडियन लीगल सर्विसेज के अंदर में थे। तो जुडिशियल मेंबर कौन कौन रहेंगे, वो लोग रहेंगे जो इंडियन लीगल सर्विसेज के अंदर में थे, राइट। ILS जो UPSC के थ्रू आता है, ILS सर्विसेज के अंदर में थे, या कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, या कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जिसको एटलीस्ट 10 years का एक्सपीरियंस होगा, वही कौन बन सकता है, जुडिशियल मेंबर बन सकता है। वही कौन बन सकता है, जुडिशियल मेंबर बन सकता है। तो जुडिशियल मेंबर जो रहेंगे, राइट, उनको या तो ILS की सर्विस होनी चाहिए या वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए। फिर दूसरा होता है अकाउंटेंट या अकाउंटिंग मेंबर भी इन्हें कहा जाता है। अकाउंटेंट मेंबर कौन होने चाहिए सर, जिन्होंने IRS सर्विसेज के अंदर में थे, दैट इज इनकम टैक्स सर्विसेज के अंदर में थे, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको 10 years का एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको क्या हो बेटा, 10 years का एक्सपीरियंस हो। तो ITAT में कौन कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, जुडिशियल मेंबर रहेंगे, अकाउंटेंट मेंबर रहेंगे। क्लियर है मालिक, राइट। So judicial member shall be a person who has held the judicial service in India for at least 10 years,
or who has been in the member of Indian legal services and has grade 2 or higher post for at least 3 years or has been an advocate for at least 10 years. Yes, accountant member कौन रहेंगे? Who has been practicing chartered accountant for at least 10 years or is the member of Indian income tax services group A and has held the post of additional CIT or higher for at least 3 years. Right? अच्छा जी सर, अब ये जो ITAT होंगे ये डिसीजन लेने के लिए क्या बनाएंगे? बेंचेस बनाएंगे। ये डिसीजन लेने के लिए क्या बनाएंगे सर? बेंचेस बनाएंगे। अब सिंगल मेंबर बेंच होता है, उसके बाद में डिविजनल बेंच होता है और स्पेशल बेंच होते हैं। ऐसे 3 बेंचेस होते हैं। चलो कम अगेन, कितने बेंचेस होते हैं? 3। एक होता है सिंगल मेंबर बेंच, दूसरा होता है डिविजनल बेंच और तीसरा होता है स्पेशल बेंच। सिंगल मेंबर बेंच मतलब जो डिसीजन दे रहे होंगे ITAT की तरफ से, वहां पे एक ही जज टाइप आर्बिट्रेटर बैठा रहेगा। दूसरा होता है डिविजनल बेंच जिसके अंदर में एटलीस्ट 2 लोग मिलकर के इस डिसीजन के ऊपर मंथन करेंगे। और फिर होता है स्पेशल बेंच जिसके अंदर में 3, 5, 7, 11, 9 इस तरीके के मेंबर्स बैठेंगे जो डिसीजन क्या करेंगे? प्रोनाउंस करेंगे। तो जो डिसीजन प्रोनाउंस किया जाता है वो बेंच, ITAT का बेंच के द्वारा, जैसे हाईकोर्ट में जज होता है, ITAT में बेंच होता है। बेंच के द्वारा क्या किया जाएगा? डिसीजन दिया जाएगा। अच्छा जी सर, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच किस तरीके से रहेगा? मतलब बेंच का जो डिसीजन रहेगा ये किस तरीके से रहेगा? ये सेक्शन 255 के अंदर में लिखा है। तो हम अब 252 से 255 दोनों साथ साथ में पढ़ रहे हैं। 252 बेंच बनाने बोलता है, 255 बताता है बेंच का डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगा। 255 क्या बताता है? बेंच का डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली 2 मेंबर्स डिविजनल बेंच, जिसमें से एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक अकाउंटेंट मेंबर होता है। तो जब भी ITAT में कोई केस जाता है, यहां पे 2 मेंबर्स बेंच बैठते हैं जिसमें से एक जुडिशियल होता है और एक अकाउंटेंट मेंबर होता है। लेकिन इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख एंड द प्रेसिडेंट ऑथराइज, आप सिंगल मेंबर बेंच भी क्या कर सकते हो? ले सकते हो। तो जनरली ITAT के पास जो केस आता है उसको डिविजनल मेंबर हैंडल करता है, डिविजनल बेंच हैंडल करता है, मतलब 2 मेंबर्स बेंच हैंडल करता है। बट अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीस से ऊपर है एंड इस चीज के लिए प्रेसिडेंट ऑथराइज भी कर देता है तो सिंगल मेंबर बेंच भी क्या हो सकता है? बन सकता है। यस, बेंच डिसीजन कैसे लेगा? जनरली जो बेंच डिसीजन लेगा वो मेजॉरिटी के द्वारा लेगा। जनरली जो डिसीजन लिए जाएंगे वो मेजॉरिटी के द्वारा लिए जाएंगे। बट इफ द मेंबर आर इक्वली डिवाइडेड, द प्रेसिडेंट ऑफ ITAT शैल डिसाइड द पॉइंट एंड देन टेक इट बाय मेजॉरिटी। तो जनरली जो डिसीजन लिए जाएंगे बेंच के द्वारा वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिए जाएंगे। पर अगर जैसे स्पेशल बेंच है तो मेजॉरिटी जो होगी उस बेसिस पे डिसीजन होंगे। पर अगर सब इक्वली डिवाइडेड है, मतलब अकाउंटेंट मेंबर कुछ और बोल रहा है, जुडिशियल मेंबर कुछ और बोल रहा है, तो ऐसे केस में केस प्रेसिडेंट को रेफर होता है एंड प्रेसिडेंट के पॉइंट टू पॉइंट कंसिडरेशन होते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर, और उस बेसिस पे क्या किया जाता है? मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है। तो डिसीजन विल ऑलवेज बी टेकन बाय मेजॉरिटी। Yes or no? Decision will always be taken by majority. Yes मालिक, चलो एक बार रीड कर लो सेक्शन 252 एंड 255। क्लियर? रीड करो फटाक से एक और बार। अच्छा, यहाँ पे सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक छोटा सा करेक्शन करने की जरूरत है। आई गेस टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख है ना, तो यहाँ पे डू नॉट एक्सीड होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच सेक्शन 255 में, आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। राइट, अगर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड प्रेसिडेंट ऑथराइज तो आपका सिंगल मेंबर बेंच होगा, नहीं तो आपका क्या होगा बेटा? डिविजनल बेंच होगा। तो यहां पे एक छोटा सा माइनर सा एरर है, प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड प्रेसिडेंट ऑथराइज तो ही सिंगल मेंबर बेंच होगा, नहीं तो हर बेंच जो होगा वो डिविजनल बेंच होगा। और डिसीजन जो भी लिए जाएंगे मेजॉरिटी से लिए जाएंगे। इफ द मेंबर आर इक्वली डिवाइडेड तो फिर ITAT shall decide the point and the president of ITAT decide the point and decision will be taken by majority. राइट? अब अगर सेक्शन 252 की बात करूं एंड 255 की बात करूं, इसमें कुछ भी नहीं है। रादर सिर्फ 255 के अंदर में डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? बेंच करेगा, सिंगल मेंबर या डिविजनल। इसके ऊपर शायद एक आध क्वेश्चन, वो भी बहुत रेयरेस्ट टू रेयर केस में बना तो बना, अदरवाइज नहीं। यानी 252 और 255 मतलब जो ITAT के दोनों एंड है ये बिल्कुल काम के नहीं है। तो काम का क्या है सर?
253, 254, यानी IT-80 में अगर आपको कुछ ध्यान रखना है 253, 254 ध्यान में रखना है, उसमें भी स्पेसिफिकली 254 ध्यान में रखना है। 254 अगर आपने पढ़ लिया, लगभग आप मान के चलो IT-80 का केस आपका खत्म हो गया। अब आता है सेक्शन 253 के ऊपर। सेक्शन 253 क्या बताता है? लाइक 246A, कौन कौन से केसेस के खिलाफ IT-80 में जा सकते हो, कौन कौन से केसेस के खिलाफ IT-80 में जा सकते हो, ठीक 253 भी वैसे ही करता है। कौन कौन से केसेस के खिलाफ, सॉरी, कौन कौन से केसेस के खिलाफ CIT अपील में जा सकते हो, लाइकवाइज 253 करता है कौन कौन से केसेस के अगेंस्ट में आप IT-80 में जा सकते हो। तो सेक्शन 253 अगेन हमें एक लिस्ट देता है कि कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप IT-80 के अंदर में जा सकते हो। अगेन सेक्शन के अंदर में क्या लिखा होगा कि बहुत सारे सेक्शंस दिए होंगे कि इनके इस सेक्शन के अंदर में ऑर्डर आया तो आप IT-80 में जा सकते हो, इस सेक्शन में ऑर्डर आया तो आप IT-80 में जा सकते हो। तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इसका भी स्पेसिफिक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है जो एग्जाम में आता है। इतना अपन ने पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। चेक करिए, ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील कैन बी फाइल्ड टू IT-80। पहले AO's ऑर्डर 115 VZC, असेसमेंट ऑर्डर्स 154 दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। तो मान लो हमें कोई AO का ऑर्डर मिलता है, AO के ऑर्डर के खिलाफ हम लोग कहां कर सकते हैं? IT-80 के अंदर में जा सकते हैं। अब एक सवाल आता है, एक केस लॉ भी है इसके ऊपर, क्या मैं डायरेक्टली IT-80 में जंप कर सकता हूं? क्योंकि देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, AO के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप IT-80 में जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते थे कि क्या मैं CIT अपील को बाईपास करके क्या डायरेक्ट IT-80 में जा सकता हूं क्या? क्योंकि यहां पे सेक्शन 253 क्या इंप्रेशन देता है कि AO के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप डायरेक्ट IT-80 में जा सकते हैं। इट हैज बीन हेल्ड इन वन ऑफ द केस लॉ दैट आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, यू हैव टू गो थ्रू हिरार्की। तो यहां पे जो लिखा है कि AO के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप IT-80 में जा सकते हैं, इसका मीनिंग ये है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ AO यू फर्स्ट गो टू CIT अपील, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ CIT अपील, देन एंड ओनली देन यू कैन गो टू IT-80, बट दिस ऑर्डर इज ऑल्सो एन अपीलेबल ऑर्डर इन IT-80। तो यहां पे जो सेक्शन लिखा है इसका ये इंटरप्रिटेशन नहीं है कि AO के ऑर्डर के बाद आप डायरेक्टली कहां चल जाओ, IT-80 के ऑर्डर पे चल जाओ। इसका मतलब ये है यू हैव टू यू हैव टू फॉलो द हायरार्की ओनली, एंड within that hierarchy only, once you are not satisfied with the order of CIT appeal, then and only then you can go to IT-80. Are you getting the point? Yes. फिर CIT अपील के ऑर्डर के खिलाफ आप जा सकते हो। पहला 250 के अंदर में जो ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील किया था, सेक्शन 270A के अंदर में जो ऑर्डर लेविंग पेनल्टी है, सेक्शन 271A के अंदर में अगेन जो वेरियस प्रोविजंस के अंदर में पेनल्टी है उसके अगेंस्ट में आप IT-80 में जा सकते हो। CIT के ऑर्डर के खिलाफ आप क्या कर सकते हो? IT-80 में जा सकते हो। तो CIT के कौन से ऑर्डर? पहले 12AA, 12AB और 80G के ऑर्डर, ये है रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के ऑर्डर। CIT के पास एक पावर है कि वो किसी भी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट को क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन दे सकता है, साथ ही साथ में इन रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है? कैंसिल भी कर सकता है। Just in case CIT has cancelled the registration of a trust, an appeal can be filed to IT-80 against such rejection. An appeal can be filed to IT-80 against such rejection. Then order under 263. 263. Now please understand this point very carefully. Requesting everyone, इस चैप्टर के फर्स्ट चार्ट पे आओ, बराबर? इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे आओ, यहां थोड़ा सा एक अपडेट करो, और अपडेट मैं रोज क्लास में भी करवाता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिसिंग है, मैं करवाता ही यही हूं क्योंकि बच्चे को समझ में आता है। रिवीजन के लिए 2 सेक्शन है, 263/264। रिवीजन के लिए कितने सेक्शन है? 263/264। यहीं से बना के चलिए। 263 के बाद एक एरो IT-80 पे डालिए, एंड 264 के बाद एक एरो हाई कोर्ट पे डालिए। ये अभी सिर्फ बना के रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आपको इसका पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। ये अभी सिर्फ बना के रख दीजिए। तो 263 से एक सेक्शन IT-80 को लेके जाइए, 264 से एक सेक्शन हाई कोर्ट को लेके जाइए, ये बना के रखिए। और ये मैं हर बार क्लास में, रेगुलर क्लास में भी मैं यही ड्रॉ करवाता हूं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। है ना बेटा? अब ध्यान से सुनिए, हम रिवीजन में 263, 264 दोनों के अगेंस्ट में IT-80 में नहीं जा सकते, हम सिर्फ 263 के ऑर्डर के अगेंस्ट में IT-80 में जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 263 का जो रिवीजन ऑर्डर है उसी के अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? IT-80 के अंदर में जा सकते हैं। फिर पेनल्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 278, 272 एंड फिर उनके रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में। फिर JC अपील, इस साल का अमेंडमेंट है, JC अपील के जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो? IT-80 में जा सकते हो।
राइट। तो सेक्शन 253 एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो, सीआईटी के अगेंस्ट में जा सकते हो, सीआईटी अपील के अगेंस्ट में जा सकते हो, जेसी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो। सेक्शन नंबर बिल्कुल मत याद रखना, ये आपके काम की चीज ही नहीं है। तो भैया नो इफ नो बट ओनली कट टू कट पॉइंट पे ध्यान दो, जितना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में आपका जरूरत है उतना करो, काम खत्म करना, ठीक है। अच्छा जी सर, मान लीजिए आईटीएटी ने कोई ऑर्डर पास किया, क्या ये ऑर्डर एक फाइनल ऑर्डर है? द आंसर इज यस। अंडर सेक्शन 254 द ऑर्डर इज फाइनल और इसके खिलाफ कोई अपील पॉसिबल नहीं है। तो मैटर ऑफ फैक्ट, कौन सा बेटा? मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ लॉ, ये दोनों को भी आगे डिस्कस करेंगे। मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर आईटीएटी ने जो डिसीजन दे दिया ये फाइनल डिसीजन और इसके खिलाफ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसके अगेंस्ट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और हाईकोर्ट में आप तभी जा पाएंगे व्हेन द क्वेश्चन इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अगर ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के डेफिनेशन में बैठ रहा होगा तो ही आप हाईकोर्ट के अंदर में जाएंगे, अदरवाइज आईटीएटी ने जो डिसीजन दिया ये फाइनल डिसीजन होगा और इसके खिलाफ कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं होने वाली है। यस। अच्छा जी सर, अपील कितने दिनों के अंदर में फाइल करनी है और कौन से फॉर्म में फाइल करनी है? मैंने आपको पहले ही बताया था। आईटीएटी में जाओगे 30 का क्या कर देना, 60 कर देना, फॉर्म 35 का क्या कर देना, 36 कर देना, याद आ रहा है आपको? और ये भी बिल्कुल ऑनलाइन ही किया जाता है, ई फाइलिंग में जाके, लॉगिन में जाके, फॉर्म्स एंड फाइलिंग्स के अंदर में जाके फॉर्म नंबर 36 के अंदर में ही ये किया जाता है, अलॉन्ग विद द फीस, अलॉन्ग विद द फीस। सो एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइल्ड विद within 60 days from the date on which order ought to be appealed against is communicated to assessee or PCIT CIT as the case may be। तो डिपार्टमेंट या assessee दोनों में से कोई भी आईटीएटी में जा सकता है। कितने दिन के अंदर में जाएगा सर? 60 डेज के अंदर में चले जाएगा जब भी उसको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है। However, in respect of any appeal for search cases initiated under 132 or requisition under 132A, then appeal shall be filed within 30 days rather than 60 days। यही अगर सर्च वाला केस है जहां पे सर्च कंडक्ट की गई हो या रिक्विजिशन कंडक्ट किया गया हो तो रादर देन 60 डेज ये टाइम लिमिट कितना हो जाता है? 30 डेज हो जाता है। रादर देन 60 डेज ये टाइम लिमिट कितना हो जाता है मालिक? 30 डेज हो जाता है। चलो जी सर, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यस, अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 253 में अब क्या होता है? जैसे ही अपील फाइल की, हमारा सेम एग्जांपल ले लेते हैं, दो लोगों के बीच में झगड़ा था, एक थी सुरभि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दूसरी थी वैष्णवी असेसी, बराबर है। अब वैष्णवी ने मान लीजिए क्या कर दिया, आईटीएटी में केस फाइल कर दिया। अब हम बन गए आईटीएटी। अब वैष्णवी ने क्या किया, आईटीएटी में केस फाइल कर दिया। अगेन किसी भी तरह के आर्बिट्रेशन में हम एक तरफ की सुनेंगे या दोनों तरफ की सुनेंगे? बराबर है, दोनों तरफ की सुनना पड़ेगा। तो जैसे ही वैष्णवी ने कोई केस फाइल किया, विजय क्या करेगा? विजय सबसे पहले उनको एक नोटिस देगा, दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या असेसी एज द केस में बी, उनको एक नोटिस देगा एंड रिक्वायर देम टू फाइल मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो जो भी अदर पार्टी है केस के अंदर में, उनको क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा और नोटिस भेज करके बोला जाएगा आपको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन देना है। अब ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के अंदर में आप अपने तरफ से क्या ऑब्जेक्शन है इस केस के अगेंस्ट में, आप वो लिख करके देंगे, बराबर है। तो उनको कितने दिन मिलते हैं सर? 30 डेज मिलता है। तो जो अदर पार्टी है उनको 30 डेज मिलता है। 30 डेज के अंदर में उनको क्या करना पड़ता है? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करना पड़ता है। तो सिंपल प्रोसेस समझिए, असेसी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीएटी के पास आया, आईटीएटी ने अदर पार्टी को कह दिया, नोटिस भेजा और बोला 30 डेज के अंदर में आप क्या करो? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करो। और यही चीज आपको सबसेक्शन 4 बोलता है। द एओ और द असेसी ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस दैट एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड बाय द अदर पार्टी मे विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस फाइल मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट एनी पार्ट ऑफ द ऑर्डर of CIT appeal and such memorandum shall be disposed of by ITAT as if it were an appeal presented within the time। तो आपको कितने दिन में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन देना है सर? 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस के अंदर में आपको क्या करना है? क्रॉस ऑब्जेक्शन देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि 30 डेज के अंदर में ये क्या नहीं हो पाता था? रिसीव नहीं हो पाता था। सब सेक्शन 5 ऐड किया गया। सब सेक्शन 5 ऐड करके बोला कि क्या बिलेटेड मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भी एक्सेप्ट हो सकता है? जवाब दिया गया हाँ, हो सकता है। अगर वैलिड एंड सफिशिएंट रीजन है तो बिलेटेड भी इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ट्रिब्यूनल में एडमिट appeal or permit filing of memorandum of cross objection after the expiry of relevant period if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting within that time, clear है मालिक?
अब आते हैं सबसेक्शन 8 एंड 9 के ऊपर। सबसेक्शन 8 एंड 9 क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है आईटीएटी को फाइलिंग का और आईटीएटी का अपील हैंडलिंग का, इसे भी क्या किया जा रहा है, फेसलेस किया जा रहा है। इसे भी क्या किया जा रहा है, फेसलेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे पावर दिया गया है सबसेक्शन 8 एंड 9 के अंदर में कि फेसलेस क्यों किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ब्रिंग अ स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ फेसलेस कंप्लीशन ऑफ अपील बाय आईटीएटी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए। 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन आईटीएटी एंड द एसएससी एंड डिपार्टमेंट, तीसरा इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड सेटलमेंट ऑफ केसेस इन अपील। बस वही बातें वापस लिख देनी है, वही बात यहाँ पे वापस लिखी है, चेक इट आउट। इज इट डन? चलिए चेक कर लीजिए, डन है। चलो, दैट वाज सेक्शन 253। तो 253 क्या कवर कर रहा है, 2 चीजें कवर कर रहा है। पहला, कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आईटीएटी में जा सकते हो। दूसरा, प्रोसीजर भी यही कवर किया हुआ है। क्या कवर किया हुआ है, प्रोसीजर भी क्या किया हुआ है, यही कवर किया हुआ है। अब मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन आ जाएगा, इसके बाद एक स्पेसिफिक डे के अंदर में आपको बुलाया जाएगा, प्रोसेस अगेंस्ट हुई, राइट, बुलाया जाएगा, बुला करके क्या किया जाएगा, बैठाया जाएगा, काम किया जाएगा, राइट, डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा। अब यहाँ आता है नेक्स्ट सेक्शन, पावर ऑफ आईटीएटी। आईटीएटी अब अपना पावर किस तरीके से एक्सरसाइज करेगा और आईटीएटी के अंदर में क्या पावर है, आईटीएटी के पास क्या है, क्या पावर है। क्लियर है मालिक? तो ये देखिए, ये सारे पावर आईटीएटी का है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द होल प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द होल प्रोसेस। यस, रिक्वेस्ट करूंगा एक बार, सिर्फ ऊपरी तौर पे कहां तक का पार्ट पढ़ना है, ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, सिर्फ पहले 2 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं जेन्युइनली। चलो स्टार्ट करो। डन है बेटा? नाउ चेक। अगर आप देखेंगे सेक्शन 254 सबसेक्शन 1 और 2 दो अलग अलग बातें कर रहा है। सबसेक्शन 1 बोलता है आईटीएटी क्या पास ऑर्डर करेगा। अब लाइक यू नो सीआईटी अपील में क्या था, एनहांस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एनल कर सकता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सबसेक्शन 1 क्लियर बात करता है, मेरी मर्जी, मतलब आईटीएटी को जो लगता है वो ऑर्डर वो पास करेगा। सो आईटीएटी कैन पास सच ऑर्डर एज ए डीम्ड फिट। पहला पॉइंट यही है, बराबर है। तो लाइबिलिटी बढ़ भी सकती है, लाइबिलिटी कम भी हो सकती है, व्हाटएवर आईटीएटी डिसाइड, दोनों भी चीजें हो सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 रेक्टिफिकेशन का पावर देता है। मैं आपको याद दिला दूं और चलो इंटरलिंकिंग करें और तुम्हें मजा आ जाएगा, देखना। याद होगा तो हम रेक्टिफिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, आओ बेटा रेक्टिफिकेशन के टॉपिक पे मेरे साथ चलो। रेक्टिफिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे और रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि आईटीएटी एक इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है। क्या तुम्हें याद है? ये है पावर ऑफ इंटरलिंकिंग और ये है कंसेप्चुअल लर्निंग। हमने क्या पढ़ा था भैया, आईटीएटी इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, मतलब सेक्शन 154 के अंदर में आईटीएटी रेक्टिफाई नहीं कर सकता, पर आईटीएटी के ओन सेक्शन के अंदर में वो क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। देखो 254 सबसेक्शन 2 लिखा है, याद आ रहा है? मतलब आपका इनफैक्ट फास्ट ट्रैक बुक भी जो है वो इंटरलिंक करके रखा हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रेगुलर बुक तो है ही, आपका फास्ट ट्रैक बुक भी इंटरलिंक करके रखा हुआ है। अब आईटीएटी सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता, पर आईटीएटी के ओन पावर्स कहां लिखे हुए हैं, सेक्शन 254 के अंदर में लिखे। तो क्या सेक्शन 254 के अंदर में आईटीएटी रेक्टिफाई कर सकता है? इफ यस, तो कितने टाइम में? सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 कहता है कि आईटीएटी अपना ऑर्डर जो उसने पास किया है, अगर उसको लगता है कि ये एरोनियस है या इसमें ओमिशन हो चुका है कुछ तो पॉइंट, तो ये रेक्टिफाई कर सकता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर वाज पास्ड। तो भैया जैसे आईटीएटी ने कोई ऑर्डर पास किया, वहां से 6 महीने के अंदर में आईटीएटी क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। यस, अच्छा जी सर, अगर मान लीजिए रेक्टिफिकेशन के बाद इफ द लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग और द लॉस इज रिड्यूसिंग, बराबर है, तो यहां पे अग्रीव्ड कौन हो जाएगा, असेसी हो जाएगा। तो बताइए क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, दैट इज क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए? इसका जवाब तो हम बहुत पहले यस दे चुके हैं कि अगर कभी भी लाइबिलिटी बढ़ रही होगी या उसका लॉस कम हो रहा होगा असेसी का, तो ऐसे केसेस के अंदर में आप क्या करेंगे सर, उस केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी हो जाएगा। अदरवाइज ये ऑर्डर जो पास करेंगे आप, ये क्या बन जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। यस और नो? फिर आता है सबसेक्शन 2A। सबसेक्शन 2A किस बारे में बात करता है? सबसेक्शन 2A बात करता है कि बॉस आईटीएटी को अपना ये पूरा
अपील कब तक के खत्म करना है? 4 वर्ड ITAT, 4 साल ITAT खत्म। तो ITAT shall complete the whole case within the period of 4 years from the end of financial year in which appeal is filed। तो अगर अपील फाइनेंशियल ईयर में फाइल की गई है, उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 4 इयर्स के अंदर में ITAT को क्या करना है? अपना ऑर्डर पास कर देना है। अपना ऑर्डर क्या कर देना है सर? पास कर देना है। तो आइए सबसे पहले सबसेक्शन 1, द ट्रिब्यूनल में पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक फिट। तो ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर क्या कर सकता है? पास कर सकता है। सबसेक्शन 2, ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर वाज पास्ड कैन रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो जब भी कोई मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, विद इन 6 months आप क्या कर सकते हो? इसे रेक्टिफाई कर सकते हो। एंड अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एंड मेक सच अमेंडमेंट एज इफ मिस्टेक इज ब्रॉट टू द नोटिस बाय SSE और AO। Where rectification result in enhancing the liability, opportunity of being heard must be given। ये रेक्टिफिकेशन का जो एप्लीकेशन है, इसके लिए ₹50 के फीस लगती है। ₹50 दे करके आप क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 है काम की चीज, ITAT may hear and decide an appeal within a period of 4 years from the end of financial year in which appeal is filed। तो जब भी आप अपील फाइल करते हैं, वहां से 4 साल के अंदर में आप क्या कर सकते हैं? इस केस को डिस्पोज ऑफ करेंगे। इस केस को क्या करेंगे? डिस्पोज ऑफ करेंगे। अच्छा जी सर, राइट। 2 मिनट रुकिए, ये स्टे ऑफ डिमांड बहुत काम की चीज है। मैं पहले अदर प्रोविजंस पढ़ लेता हूं, आप इसे किसी भी सीक्वेंस में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है सबसेक्शन 2B, द कॉस्ट ऑफ अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ दैट अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इस अपील का जो कॉस्ट होगा ये उनके डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन टू द SSE, CIT और PCIT। जब भी जो डिसीजन पास किया जाएगा ITAT द्वारा, इसका एक कॉपी SSE को सेंड करना है, एक कॉपी किसको सेंड करेंगे? डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे। यस और नो? और ऑर्डर जो भी पास कर रहा है ट्रिब्यूनल, इट शैल बी अ फाइनल ऑर्डर ऑन मैटर ऑफ फैक्ट। एक फाइनल ऑर्डर होगा और इस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में तभी हो सकता है व्हेन द क्वेश्चन इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर है बात? अच्छा जी सर, अब आ जाते हैं यहां पे। देखिए, जब आप ITAT में जाते हैं तो आपको सबसे पहले फॉर्म नंबर 36 भरना है। फॉर्म नंबर 36 के साथ साथ आपको क्या भरनी है? फीस भरनी है ITAT को। और फीस कितनी है? ऊपर आओ, हमने एक शॉर्टकट टेबल ऑलरेडी बना के दिया था। ये कितनी फीस आपको भरनी है? अगर ये असेस्ड इनकम, मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाला है वो 1 लाख रुपीस है, तो ITAT में आपको 500 रुपए फीस लगेगी। ये 1 लाख टू 2 लाख है तो 1500 रुपीज इसकी फीस लगेगी। यस, और अगर ये 2 लाख अबाव है तो आपको 1% ऑफ असेस्ड इनकम लगेगा। दैट टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹10,000। 1% ऑफ असेस्ड इनकम बट मैक्सिमम अप टू ₹10,000 तक का फीस आपको लग सकता है। अगर ये इनकम असेसमेंट से रिलेटेड नहीं है, किसी और मैटर से रिलेटेड है, तो 500 रुपीज आपको क्या लगेगा? फीस लगेगा। यस, अब ये अपील अगर डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है, ये अपील कौन फाइल कर रहा है? अगर डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है तो डिपार्टमेंट को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। SSE फाइल कर रहा है तो उसको फीस देनी है। डिपार्टमेंट अगर कोई अपील फाइल कर रहा है ITAT को, तो उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए, 1 लाख तक का असेस्ड इनकम है 500 रुपए, 1 लाख से 2 लाख तक के है तो 1500 रुपए, 2 लाख के ऊपर है तो 1% ऑफ असेस्ड इनकम मैक्सिमम अप टू ₹10,000 रुपीज। अगर असेस्ड इनकम का मैटर नहीं है तो 500 रुपए इज द फीस, और डिपार्टमेंट ही अपील फाइल कर रहा है तो इस केस में आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा सर, तो पहला आप फॉर्म नंबर 36 भरेंगे, दूसरा आप 500, 1500 एज द केस में भी फीस भरेंगे, तीसरा आपको क्या करना है? डिपॉजिट भी करना है। अब यहां आते हैं स्टे ऑफ डिमांड के कंसेप्ट के ऊपर। यहां आते हैं किसके ऊपर बेटा? स्टे ऑफ डिमांड के कंसेप्ट के ऊपर। ध्यान से सुनना, राइट? अच्छा, अब समझिए इस बात को। स्टे ग्रांट कर सकता क्या ITAT? इसके ऊपर आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आराम से समझिए। द मोमेंट CIT अपील हैज पास द ऑर्डर, इसका अपील इफेक्ट, रिविजन इफेक्ट AO दे देगा। अब AO का ऑर्डर पास होते ही अगले 30 दिन के अंदर में आपको इसे पे करना है, या तो हायर अथॉरिटी के पास अपील पे जाना है। डू यू अग्री? बराबर। CIT अपील ने अपना ऑर्डर पास किया,
इसके बाद में एओ इसका अपील इफेक्ट, रिविजन इफेक्ट दे देगा 153 सबसेक्शन 5 के अंदर में। इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको पे करने बोलेगा 30 दिन में, या फर्दर ग्रीवियंस रिड्रेसल है तो आगे बढ़े बोलेगा। अब ध्यान से सुनो, अब क्या होता है, सीआईटी अपील ने डिसीजन दिया, मतलब तेरी डिमांड तो खड़ी हो गई, अब तू डिमांड को पे कर। पर क्या ये डिमांड को पे करने से रोका जा सकता है, मतलब क्या इसके ऊपर स्टे लाया जा सकता है? नहीं तो देख होगा क्या, मान लीजिए तूने स्टे नहीं लाया और तू आईटीएटी में चला गया विदाउट स्टे, तो जब तक के तेरा डिसीजन आएगा वो अलग विषय हो गया। सीआईटी अपील तो बोलेगा तू मेरे ऑर्डर को नॉन कंप्लाई किया, चल इसके ऊपर इंटरेस्ट भी भर, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी ना लगे, इसीलिए तू क्या बोलेगा, आपने जो डिसीजन दिया है मैं इसको पे नहीं करूंगा, मेरे को इस पे स्टे चाहिए, मैं ये केस आईटीएटी में लड़ूंगा। एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ स्टे ऑन डिमांड। समझ में आ रही है बात? तो द मोमेंट सीआईटी अपील हैज डन देयर केस, एओ हैज गिवन अपील इफेक्ट, रिविजन इफेक्ट, अब इसके बाद आपको क्या करना था, जनरली पे करना चाहिए था 30 डेज के अंदर में। अब क्योंकि आप इसको पे नहीं कर रहे हैं, राइट, आप इसको पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप फर्दर ग्रीवियंस के लिए जा रहे हैं, पर इस पे स्टे तो लगाना पड़ेगा कि भैया ये जो लायबिलिटी है ये इसको यहीं स्टक कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा, डिपार्टमेंट आप पे इंटरेस्ट लगाएगा और पेनल्टी भी लगाएगा नॉन कंप्लायंस के लिए। इसीलिए जो बंदा सीआईटी से आईटीएटी में जाता है वो सबसे पहले क्या ले लेता, स्टे ऑफ डिमांड ले लेता। क्या ले लेता बोलो जल्दी से, स्टे ऑफ डिमांड ले लेता। अब क्या आईटीएटी स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है क्या, पहला क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, क्या आईटीएटी स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है? यस, आईटीएटी स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है। स्टे ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सफिशिएंट रीजन ही दिया जाएगा, गुड एंड सफिशिएंट रीजन ही दिया जाएगा। जब भी स्टे दिया जाता है ये मैक्सिमम 180 डेज के लिए दिया जाता है, जब भी स्टे दिया जाता है ये मैक्सिमम 180 डेज के लिए दिया जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैक्सिमम कितने दिन के लिए दिया जाता है, 180 डेज के लिए दिया जाता है। एंड सब्जेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ 20% ऑफ द लाइबिलिटी। तो जो भी आपका टैक्स आ रहा है प्लस इंटरेस्ट आ रहा है प्लस फीस पेनल्टी कुछ आ रहा है, इसका 20% आपको डिपॉजिट करना है। कहां? आईटीएटी में। तो आपको क्या मिलेगा, स्टे मिलेगा। मतलब सीआईटी ने आपका लाइबिलिटी निकाला 10,000 रुपए, तो आपको 2,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, आईटीएटी के पास जमा करवाने पड़ेंगे कि भैया ये मैं 20% जमा करा रहा हूं मेरा टैक्स, मेरे को केस आगे लड़ना है, आप इस पूरे 10,000 रुपए के ऊपर क्या करो, आप स्टे लगाओ। तो 2,000 रुपए भर के आप अपने 10,000 की लाइबिलिटी को क्या कर देते हो, यहां पे इंटैक्ट कर देते हो, और आपको 180 डेज का क्या मिल जाता है, स्टे मिल जाता है। अब आईटीएटी सफिशिएंट रीजन देखने के बाद ही क्या कर रहा है, स्टे दे रहा है। मतलब हर एक केस में ऐसा नहीं उठा कि कोई भी आया स्टे मांग रहा स्टे दे दिया, नहीं, गुड्स एंड सफिशिएंट रीजन आईटीएटी इवैल्यूएट करता है और फिर ही क्या करता है, वो स्टे देता है। अब जब आईटीएटी ने स्टे दिया, बात समझना मालिक, जब आईटीएटी ने स्टे दिया और अब स्टे कितने दिन का दिया, मैक्सिमम 180 डेज, यानी आईटीएटी को भी अपना डिसीजन 180 डेज में ही देना है। जनरली आईटीएटी अपना डिसीजन कितने दिनों में दे सकता है, 4 इयर्स के अंदर में अपना डिसीजन दे सकता है। जनरली आईटीएटी अपना डिसीजन कब दे सकता है, 4 इयर्स के अंदर में कभी भी दे सकता है। लेकिन अगर उन्होंने स्टे ग्रांट किया, तो आईटीएटी को डिसीजन भी कितने दिन में देना पड़ेगा, 180 डेज के अंदर ही देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो आईटीएटी को स्टे भी कितने दिन में देना पड़ेगा, 180 डेज के अंदर में देना पड़ेगा। सर 6 महीना दैट इज 180 दिन, होता ही क्या है सर, होता ही क्या है, क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? मतलब क्या 180 डेज भी एक्सटेंड हो सकता है? यस, आईटीएटी इस 180 डेज को एक्सटेंड कर सकता है ऑन इट्स ओन चॉइस। आईटीएटी क्या कर सकता है, इस 180 डेज को एक्सटेंड कर सकता है, बट मैक्सिमम एक्सटेंशन 365 डेज ही हो पाएगा। बट मैक्सिमम एक्सटेंशन भी कितना हो पाएगा, 365 डेज ही हो पाएगा, उससे ऊपर ये एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर ये एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम 365 ही हो पाएगा। चलिए वापस से शुरुआत करते हैं, इसको वापस से इंटरलिंक करते हैं, बराबर है। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट है बेटा इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 1 कहता है आईटीएटी जो चाहे वो ऑर्डर पास कर सकता है। सबसेक्शन 2 पावर देता है कि भैया आईटीएटी अपना ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकता है, विद इन 6 मंथ लाइबिलिटी बढ़ेगी, ओबीएस देना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 कहता है आईटीएटी जनरली जब भी कोई केस उठाएगा उसको 4 साल के अंदर में कंप्लीट करेगा, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 एंड 4 क्या कहते हैं कि भैया जो भी आईटीएटी का ऑर्डर आएगा उसका कॉपी देना पड़ेगा, एंड आईटीएटी का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल ऑर्डर होगा, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। इसी बीच हम लोगों ने देखा कि अब सीआईटी जब अपना ऑर्डर पास कर देता है तो आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है,
राइट, वॉट एवर इज डिसाइडेड इन द केस। अब आपको ये पे करनी है, पर आप तो हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हो, तो आप क्या मांगते हो, आईटीएटी से स्टे मांगते हो। आईटीएटी से आप क्या मांगते हो, स्टे मांगते हो। क्या आईटीएटी स्टे दे सकता है? यस, आफ्टर कंसिडरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द फैक्ट्स ऑफ द केसेस। आईटीएटी जब भी स्टे देगा, स्टे देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20% ऑफ द लाइबिलिटी भरनी पड़ेगी, तो आईटीएटी आपको स्टे दे सकता है। कितने दिन वो इस डिमांड को रोक सकता है? 180 दिन तक के इस डिमांड को रोक सकता है। और क्योंकि उसने डिमांड को रोका है, तो आईटीएटी को केस भी कितने डेज में डिस्पोज करना है, 180 डेज में डिस्पोज करना है। क्या ये 180 डेज एक्सटेंड हो सकता है? आईटीएटी चाहे तो ये 180 डेज भी एक्सटेंड हो सकता है। कितने दिन एक्सटेंड हो सकता है सर? 365 डेज तक के एक्सटेंड हो सकता है। उस केस में फिर आईटीएटी को भी अपना डिसीजन 365 डेज के अंदर में देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर 365 डेज के बाद क्या होगा? मान लो आईटीएटी बिजी था, 365 डेज मतलब साल भर में भी वो अपना डिसीजन नहीं दे पाया। अब क्या, जो स्टे था वो रिमूव हो जाएगा और एसएससी को पे करना पड़ेगा, जबकि आईटीएटी का डिसीजन आया ही नहीं होगा। बात समझना। और यहीं से एक केस लॉ बता रहा हूं मैं आपको। मान ले सीआईटी का केस हुआ विजय का, बराबर। विजय सीआईटी अपील्स में हार गया। हारने के बाद आईटीएटी के पास गया। आईटीएटी से किसने क्या लेके आ गया? स्टे लेके आ गया। जनरल स्टे कितने दिन का होता है? 180 डेज या 365 डेज। चल सपोज कर 365 के अंदर में भी देयर इज नो डिसीजन बाय आईटीएटी, क्योंकि आईटीएटी को अपना डिसीजन क्या करना है, कंप्लीट करना है विद इन 180 डेज और 365 डेज एज द केस में भी। अब आईटीएटी ने ही डिसीजन नहीं दिया 365 डेज में। अब डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, तेरा 365 दिन का टाइम लिमिट खत्म हुआ, लाइबिलिटी को पे कर। अब आप बोलोगे मैं तो न्याय मांगने आया था, मैं तो यहां क्या मांगने आया था, मैं तो यहां न्याय मांगने आया था, मेरे को न्याय मिला ही कहां? और तुम बोल रहे हो मेरे को लाइबिलिटी भी पे कर। मेरे को न्याय मिला क्या अभी तक? नहीं। आईटी ने अब 365 डेज में डिसीजन ही नहीं दिया। हो सकता है तुम अकेले केस थोड़े ना आईटीएटी के पास। बात समझना भैया, आईटीएटी ने डिसीजन नहीं दिया, विथहेल्ड कर दिया डिसीजन को। अब आप बोलोगे 365 के बाद क्या? डिपार्टमेंट बोलेगा ला चल ला पैसे निकाल, ला 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 जल्दी ला पैसे निकाल। आप क्या बोलोगे, अबे न्याय मिला ही नहीं, तेरे को कहां से पे दूं? स्टे लाया ही इसलिए था कि मेरे को पे नहीं करना है। बात समझना, स्टे मैंने लाया ही इसलिए था कि मेरे को पे नहीं करना है, और तुम बोल रहे हो पे कर दो। थोड़ा बिहेवियर कैजुअल नहीं हो रहा है तुम्हारा? अब आप क्या बोलोगे? अब डिपार्टमेंट में लॉ क्या था समझना। डिपार्टमेंट में लॉ था जैसे ही 365 डेज खत्म होगा, एसएससी की गलती हो या एसएससी की गलती नहीं हो, ये 365 में डेज में डिसीजन क्यों नहीं आया, इसका रीजन डिपार्टमेंट की तरफ से हो या इसका रीजन एसएससी की तरफ से हो, स्टे वेकेट हो जाएगा और उसको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। फिर जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन आएगा उसके बाद में देखेंगे आपको वापस पे करना है या आपकी लाइबिलिटी बनती बनती है। इस पे एक जजमेंट आया। जजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बस कुछ ही केस लॉ ऐसे हैं जो मैं आपको रटने बोलता हूं, देख लेना। एक मैंने आपको गॉड्स इंडिया रटने बोला था, दूसरा ये केस है जो मैं आपको रटने बोल रहा हूं। पेप्सिको इंडिया का जजमेंट था। पेप्सिको इंडिया के साथ सेम केस हुआ। पेप्सिको इंडिया ने क्या किया, उन्होंने कहा भैया 365 डेज खत्म हो गए, पर हमारी गलती नहीं है, एसएससी की गलती नहीं है, आईटीएटी हमें टाइम नहीं दे रहा, तो हमारा स्टे जो है ये और एक्सटेंड होना चाहिए। ये बात समझना, मेरी गलती नहीं है। 365 में आईटीएटी काम नहीं कर पाया। जब आईटीएटी 365 में काम नहीं कर पाया तो आप मेरा स्टे क्यों वेकेट कर रहे हो? ये तो मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। इस चक्कर में तो तुम तो सब मिले हुए हो, आईटीएटी को तुमने बोला केस फाइल ना करो, मैं तो यही बोलूंगा एज अ टैक्स पेयर। तब जाके पेप्सिको इंडिया जजमेंट के केस में ये हेल्ड हुआ कि ये जो स्टे है ना, ये 365 से भी ऊपर जा सकता है, ओनली एंड ओनली तभी जब इसमें एसएससी की कोई गलती ना हो। ये जो स्टे है ना, ये 365 डेज के भी ऊपर जा सकता है, जब तक के डिसीजन नहीं आ जाता आईटीएटी का, तब तक के। कब? जब इसमें एसएससी की गलती ना हो। एंड दैट मेक्स सेंस। अगर इसमें एसएससी की गलती है, बात समझना, अगर इसमें क्या है, एसएससी की गलती है, तब तो 365 के ऊपर उसको स्टे नहीं मिलना चाहिए। पर अगर एसएससी की गलती है ही नहीं, खुद आईटीएटी टाइम नहीं दे पा रहा है, तब तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। मेक सेंस। यही बात पेप्सिको इंडिया जजमेंट में आई। तो लॉ कहता था जनरल 180 डेज तक का आपको स्टे मिल सकता है, 180 की जगह 365 भी मिल सकता है। एंड फिर डिपार्टमेंट को उतने टाइम में, आईटीएटी को उतने टाइम में क्या करना पड़ेगा, अपना केस खत्म करना पड़ेगा। या 365 के बाद क्या होता है, 365 तक के अगर केस रिजॉल्व हो गया, केस रिजॉल्व नहीं हुआ, अगर केस रिजॉल्व नहीं हुआ तो होता क्या था पुराने लॉ के हिसाब से, पुराने लॉ के हिसाब से ये होता था कि अगर 365 किसी भी की गलती हो, एक बार ये स्टे हटा मतलब आपको पे करना है। एसएससी का कहना था कि भैया मैंने स्टे लिया ही इसलिए था क्योंकि मेरे को वो ऑर्डर पसंद नहीं है,
तो 365 खत्म हो गए, पर इसमें मेरी गलती नहीं है ना, आईटीएटी ने मेरे को टाइम ही नहीं दी, मैं क्या करूं? तब जाकर के पेप्सिको इंडिया का जजमेंट आया, बोला कि भैया 365 डेज का भी ये डेज क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। कब हो सकता है? बोल 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 बोल, कब हो सकता है? जब किसी की गलती। बात समझ में आ रही है? रीड इट। डन बेटा, चेक। तो अगर आप ध्यान देंगे, grant of stay of demand, tribunal may, after considering the merits of the application made by the assessee, pass an order of stay in any proceeding for a period of not exceeding 180 days from the date of such order, subject to condition that assessee deposit 20% of the tax, interest, penalty or any other sum under the act, or furnishes an amount equal to thereof, and the tribunal shall dispose of the appeal within the said period of stay only. तो भैया इनको खत्म भी कब करना है? विद इन द पीरियड ऑफ स्टे ओनली, राइट? द पीरियड ऑफ स्टे कैन बी एक्सटेंडेड, द पीरियड ऑफ स्टे कैन बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम अप टू 365 डेज, मैक्सिमम अप टू 365 डेज। असेसी की एप्लीकेशन करता है, द डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू असेसी एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज ऑफ द पीरियड विद इन सो एक्सटेंडेड टाइम। इफ अ appeal is not disposed of within the period allowed or periods extended, the stay shall stand vacated after the expiry of such period. However, the stay will continue even after 365 days if the delay of disposing an appeal is not attributable to the assessee, is not attributable to the assessee. Getting the point? चलो एक मिनट, नीचे आइए, नीचे आइए, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन मिलेगा सीआईटी अपील और आईटीएटी के बीच का। क्योंकि देख, वी हैव डन विद 252 जहाँ पे आईटीएटी का कंपोजिशन है, वी हैव डन विद 255 जहाँ आईटीएटी डिसीजन कैसे लेगा वो बताया, वी हैव डन विद 253 कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर है, वी हैव डन विद 254 व्हाट आर द पावर्स ऑफ आईटीएटी। बराबर है? अब हमें एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखना चाहिए सीआईटी अपील और आईटीएटी के बीच का, एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। सबसे पहली बात, राइट, क्या सीआईटी अपील और आईटीएटी एनहांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, सीआईटी अपील एनहांस कर सकता है, आईटीएटी एनहांस नहीं कर सकता, वो कंफर्म कर सकता है ऑर्डर को। हालांकि सबसेक्शन 1 जब ये कहता है कैन पास सच ऑर्डर एज इट डीम्ड फिट, तो वो क्या करेगा, अगर कंफर्म भी करना है तो वो सेम ऑर्डर को पास कर देगा, इसीलिए कोई फर्दर एनहांसमेंट पॉसिबल नहीं है। जो एग्जिस्टिंग डिटेल्स है उसके ऊपर ही वो क्या करेंगे, अपने डिसीजन लेंगे। दूसरा, रिड्यूस कर सकता है, यस। कंफर्म कर सकता है, यस। अनल डिक्लेयर कर सकता है, यस। क्या आईटीएटी फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर कर सकता है? इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या आईटीएटी फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट कर सकता है? क्या ये फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट करना, इसका मतलब क्या होता है, सरल भाषा में समझा देता हूं। देखिए, मैटर सीआईटी के पास गया, सीआईटी एओ को बोलता है मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहा हूं, असेसमेंट दोबारा से करो। क्या ये हो सकता है? सीआईटी अपील के केस में नो, ये पावर सीआईटी अपील के पास नहीं है टू डायरेक्ट द फ्रेश असेसमेंट। बराबर है? पर आईटीएटी क्या दोबारा से बोल सकता है इस केस को वापस से रीओपन करके फ्रेश असेसमेंट करो? द आंसर इज यस। तो रीअसेसमेंट करने का, दैट इज फ्रेश असेसमेंट करने का ऑर्डर सीआईटी अपील नहीं दे सकता, पर आईटीएटी दे सकता है, क्योंकि आईटीएटी के पावर मोर वाइड है, राइट? तो ये एक पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरा, क्या ये अपने ऑर्डर 154 में रेक्टिफाई कर सकते हैं? सीआईटी अपील 154 में रेक्टिफाई कर सकता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, आईटीएटी इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता। पर क्या 254 में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? क्या 254 में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? सीआईटी का, अपील का नहीं, क्योंकि ये पावर सिर्फ किसका है, आईटीएटी का है, तो आईटीएटी के लिए यहां पे रखा गया है, राइट? रिव्यू ऑन ऑर्डर, दूसरा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। रिव्यू करने का मतलब क्या?
रिकंसिडरिंग द डिसीजन ऑलरेडी पास्ड। आईटीएटी ने जो डिसीजन पास किया, इस केस को ओपन करके अपने डिसीजन को चेंज करना, क्या वो ये कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो ना सीआईटी अपील अपने डिसीजन को चेंज कर पाएगा, ना आईटीएटी अपने डिसीजन को चेंज कर पाएगा। रिव्यू का पावर दोनों के पास नहीं है, रिव्यू का पावर दोनों के पास नहीं है। क्या एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट हो सकते हैं? सीआईटी अपील के केस में रूल 46 ए पढ़ा था, यस। आईटीएटी तो है ही ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, ये तो बिल्कुल कर सकता है। पावर टू डिसाइड एनी अदर मैटर नॉट अप्लाइड फॉर, कोई अदर मैटर जो अपील में था ही नहीं, क्या वो भी हो सकता है? सीआईटी अपील में देखा था हमने, हाँ। आईटीएटी में भी डिसीजन है, हाँ, राइट। तो बस आपको क्या याद रखना है, इस पूरे कंपैरिजन में दो ही चीज याद रखना है जहां मेन डिफरेंस है। क्या सेट असाइड करके फ्रेश असेसमेंट का डायरेक्शन सीआईटी अपील दे सकता है? आंसर इज नो। आईटीएटी दे सकता है? आंसर इज यस। रिव्यू कर सकता है सर? आंसर इज नो, नो, बराबर है। अच्छा, यहां लाइबिलिटी एनहांस कर सकते हैं क्या? इसका भी जवाब खैर यस ही आएगा। जनरल पावर है नो, क्योंकि कुछ नया नहीं आ सकता, बट आप इसको भी यस रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कि भैया लाइबिलिटी एनहांस हो सकती है, हाँ हो सकती है। वो एग्जिस्टिंग ऑर्डर को कंफर्म करके आपकी लाइबिलिटी को एनहांस कर सकता है, राइट। चलो जी, इसी के ऊपर एक सर्कुलर दिख रहा है आपको। डिपार्टमेंट अगर कोई भी केस फाइल करेगा, तो पहले ऐसा होता था कि डिपार्टमेंट जब भी कोई केस फाइल करता था, वो किसी भी छोटे मैटर पे केस फाइल कर देता था, जिसके कारण होता ये था कि डिपार्टमेंट का बहुत सारा पैसा काय में खर्चा होता था, इस अपीलिंग में खर्चा होता था। डिपार्टमेंट ने एक लिमिट लगा दी। डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अपील होने जा रही है, आईटीएटी में केस तभी जाएगा जब मॉनेटरी लिमिट 50 लाख से ऊपर हो। तो अगर केस 50 लाख से ऊपर है, राइट, लाइबिलिटी 50 लाख से ऊपर आ रही है, तो ही आईटीएटी केस फाइल करेगा। हाई कोर्ट में जाना है 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में जाना है 2 करोड़। तो डिपार्टमेंट जब अपील फाइल करेगा, उसके लिए एक मॉनेटरी लिमिट लगा दी कि भैया जो लाइबिलिटी अगर वो 50 लाख से ऊपर जा रही है, इन केस ऑफ हाई कोर्ट 1 करोड़, इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो ही आपको क्या करना है? केस फाइल करना है, नहीं तो केस फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, ये मॉनेटरी लिमिट के बावजूद भी क्या ये कट थ्रोट मॉनेटरी लिमिट है? मतलब मान के चलिए अगर लाइबिलिटी इतनी नहीं है, पर मेरिट्स ऑफ द केस के बेसिस पे भी क्या केस किया जा सकता है, तो हायर अथॉरिटी इसके लिए भी परमिट कर देती है। ये एक जनरल मॉनेटरी लिमिट है, हायर अथॉरिटी उसके लिए भी क्या कर देती है? परमिट कर देती है कि अगर मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के लिमिट के ऊपर का केस नहीं है, तो जबरदस्ती डिपार्टमेंट का पैसा मत खर्चा करो। बट फिर भी अगर केस में मेरिट है, दम है, तो आप क्या कर सकते हो? कर पाओगे विद द अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटीज, विद द अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटीज। इज दैट डन सर? अच्छा जी, तो 255 प्रोसीजर ऑफ आईटीएटी, ये सिंपल वाला पॉइंट है। द पावर फंक्शन ऑफ आईटीएटी में बी एक्सरसाइज डिस्चार्ज बाय बेंच, बेंच शैल कंस्टिट्यूट 1 जुडिशियल मेंबर 1 अकाउंटेंट मेंबर। ये वापस से वही पॉइंट लिखा है जो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ था। ये देखिए, इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, तो आप सिंगल मेंबर बेंच भी क्या कर सकते हो? ले सकते हो। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी वही पॉइंट को मेरिट किया था, राइट। जो बेंच डिसीजन लेगा वो किस तरीके से लेगा? मेजॉरिटी से लेगा। जहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बेसिस प्रेसिडेंट को बताया जाएगा और फिर डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? मेजॉरिटी द्वारा। और ये क्या होगा? फेसलेस हो जाएगा। तो वही पॉइंट वापस से पूरा का पूरा लिखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इज दैट डन? चलो, लिखने वाला पार्ट हम लोग कर लेते हैं, जितना काम की चीज़ है उतना हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 253, order against which appeal can be filed to ITAT. Order against which appeal can be filed to ITAT. Against AO's order, against CIT appeals order, against CIT order, against JC appeal order. Against cancellation of registration,
अंडर सेक्शन 12AA, 12AB, 80G और रिविजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 263, अंडर सेक्शन 250, अंडर सेक्शन 143(3), 144, 147, 154। यहाँ पे रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। Form to file appeal to ITAT. Appeal is filed in form number 36 online along with the fees of rupees assessed income fees 1 lakh, 1 lakh to 2 lakh, above 2 lakh. Other issue 500. The ITAT shall provide time limit to other party to file memorandum of cross objection. ITAT can also grant stay of डिमांड। ठीक है, ये उधर भी लिख सकते हैं अपन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक पॉइंट आ गया, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। डिटेज आ गया, ओके, इतना ही काफ़ी है। सेक्शन 254 पावर ऑफ ITAT। ITAT can pass such order as it think fit, including directing fresh assessment, section 254 subsection 2 ITAT
can rectify its own order within 6 months from the end of the month in which order is passed. ITAT shall pass the order disposing of the appeal within 4 years from the end of financial year in which appeal is filed. ITAT cannot review its own order. The order of ITAT shall be final and no appeal is possible against such order. No appeal is possible against such order. Done? चलो जी. Stay on demand. ITAT can provide stay on demand generally up to 180 days if assessee or department, if assessee has deposited 20% of the liability or equivalent amount this 180 days can be extended to 365 days by ITAT in specific cases as it think fit. Beyond 365 days, the stay shall be vacated. However, stay shall not be vacated if
the delay is not owing to assessee. If stay is granted, ITAT shall dispose the case within that period. Done? Done. अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इंटरलिंक करने जा रहा हूं। किसका इंटरलिंक करने जा रहा हूं? इंटरलिंक करने जा रहा हूं असेसमेंट प्रोसीजर और ITAT का। आप बोलोगे सर क्या मजा दिलाया है, मजा आ गया। बात समझना। देख बेटा, मैं तेरे को रिवीजन करवा दूंगा ना, मजा नहीं आएगा। जेन्युइनली तेरे को मजा नहीं आएगा। सब्जेक्ट का कंटेंट उतना है, सब्जेक्ट का डेप्थ उतना, और इसमें से कुछ खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि ये सब्जेक्ट लेंदी है। बात समझ रहा है? ये जो फाइनल का डायरेक्ट एक्शन है, ये अपने आप में एक समंदर है। तेरे को इतनी चीजें याद रखनी पड़ेंगी और इतने मल्टीपल जगह पे याद रखनी पड़ेंगी। एंड बिलीव मी, अगर तू इंटरलिंकिंग करके नहीं पड़ेगा ना, तेरे को कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इट इज रेगुलरली इंपॉर्टेंट कि तू इंटरलिंकिंग करके पढ़े। जनरली ITAT को अपना डिसीजन कितने साल में देना है? 4 साल, या फिर स्टे ग्रांट किया है तो एक्सटेंडेड पीरियड एज द केस में भी। अब ITAT अपना डिसीजन देने के बाद डोंट यू थिंक तेरे को अपील इफेक्ट, रिविजन इफेक्ट देना पड़ेगा? बात समझना, राइट? यानी तेरे को अब इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। AO को फाइनल ऑर्डर पास करना पड़ेगा ये बताते हुए कि भैया बेस्ड ऑन दिस डिसीजन तेरा अब लाइबिलिटी ये आ रहा है एज द केस में भी। बराबर है ना? उसको बताना पड़ेगा ना कि बेस्ड ऑन दिस डिसीजन कि अब तेरा लाइबिलिटी क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर में, ऐसे केसेस के अंदर में अपील इफेक्ट, रिविजन इफेक्ट देना पड़ेगा। अब यहां पे हम लोग आते हैं, समझते हैं अपील और रिविजन इफेक्ट आफ्टर द ऑर्डर पास्ड। हम भले ही अपील पढ़ रहे हैं, रिविजन यहां पे वर्ड काम का नहीं है, बट लिखते हैं ऐसे ही है, अपील और रिविजन इफेक्ट आफ्टर द ऑर्डर पास्ड बाय ITAT। बराबर है? तो समझना, इफ ITAT पास ऑर्डर, बराबर है, ये ऑर्डर वो किसको देंगे? ये ऑर्डर वो किसको देंगे? AO को देंगे। नाउ AO शैल कंप्लीट द असेसमेंट। अब AO अपना असेसमेंट कब तक कंप्लीट करेगा? मन में सवाल उठना चाहिए, AO अपना असेसमेंट कब तक कंप्लीट करेगा? अब ध्यान लगाना इस पॉइंट पे, AO अपना असेसमेंट कब तक कंप्लीट करेगा? सर दो बातें होंगी, आप तो जानते हैं, इफ फ्रेश असेसमेंट not ordered by ITAT,
अगर फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर दिया ही नहीं आईटीएटी ने, आईटीएटी ने सिर्फ क्या कर दिया, फाइनल ऑर्डर दे दिया, या ऐसा हो सकता है ना कि आईटीएटी फ्रेश असेसमेंट भी ऑर्डर दे दे, फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय आईटीएटी। अब मान के चलो अगर फ्रेश असेसमेंट दिया ही नहीं तो यहां पे सेक्शन 153 सबसेक्शन 5 लग जाएगा, यहां पे सेक्शन 153 सबसेक्शन 5 लग जाएगा। रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि प्लीज मेरे साथ असेसमेंट प्रोसीजर में जाइए। असेसमेंट प्रोसीजर में देखिए, असेसमेंट प्रोसीजर में देखिए 153 सबसेक्शन 5 लिखा हुआ है। 153 सबसेक्शन 5 के अंदर में क्या लिखा हुआ है, 153 सबसेक्शन 5 के अंदर में लिखा है कि आप अपील इफेक्ट कब तक के देंगे, 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज पास। तो आईटीएटी ने जैसे ऑर्डर पास किया उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर में आपको ये करना है। तो 153 सबसेक्शन 5 ही यहां पे लग जाएगा, राइट कि भैया 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ in which order is passed by ITAT। यहां से एओ को अपना ऑर्डर कंप्लीट करना है, असेसमेंट कंप्लीट करना है। पर ऐसा भी तो हो सकता है आईटीएटी ने बोला फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट कर दिया। क्या फ्रेश असेसमेंट आईटीएटी डायरेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर फ्रेश असेसमेंट आईटीएटी ने डायरेक्ट कर दिया तो टाइम लगेगा असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए, तो वो टाइम लिमिट कितना होगा, यहां पे आपको सेक्शन लगेगा सेक्शन 153 सब सेक्शन 3। इधर देखिए, जहां क्या डायरेक्ट किया है, फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर दिया है। जहां क्या डायरेक्ट किया है, फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर डायरेक्ट किया है। कहां? अंडर सेक्शन 254। 254 मतलब क्या बेटा, आईटीएटी ने फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट किया है। जहां आईटीएटी ने फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट किया मतलब ईओ को ऑल टाइम चाहिए असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। चल मेरे बच्चे बोल, असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या है, 12 मंथ्स। यहां पे भी वही लिखा है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज पास्ड बाय सीआईटी ऑब्लिक आईटीएटी। यहां क्योंकि 254 भी मेंशन्ड है तो यू नो सीआईटी ऑब्लिक आईटीएटी, क्योंकि सीआईटी के लिए 263 264 है, आईटीएटी के लिए 254 है। तो जैसे ही फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट किया, अब यहां पे आ जाएगा 153(3). अब आप मेरे को अप्रिशिएट करोगे, अप्रिशिएट करके बोलोगे कि सर मजा आ गया, आपने 153 पूरा असेसमेंट में नहीं पढ़ाया। और मैं यही करता हूं, मैं पूरे चैप्टर का इंटरलिंकिंग करता हूं, जहां जो जरूरत है वो पढ़ो तो लॉजिकली इधर नहीं इधर बैठेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अरे पढ़ना है लॉजिक से पढ़ो भाई। तू, मैं देखो जेन्युइनली बोल रहा, तू बोलेगा कि मैं इस सब्जेक्ट को आकर के रिवीजन में कंप्लीट कर देगा, मैं भी रिवीजन डालेगा, पर वो इंपैक्टफुल नहीं रहेगा। इंपैक्टफुल कब रहेगा, जब तेरे को पूरा दिमाग सेट हो कि हाँ ये हो रहा था इसलिए ये हो रहा था, ये हो रहा था इसलिए ये हो रहा था, ये हो रहा था इसलिए ये हो रहा है, और इसलिए ये टाइम लिमिट दी है। अब अगर फ्रेश असेसमेंट करने बोलेगा मतलब एओ को वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 महीने में कैसे कंप्लीट करेगा वो असेसमेंट? इसके लिए एक और सबसेक्शन लाया। मतलब लॉजिकली पहले सबसेक्शन 5 पढ़ना पड़ता है, फिर आप सबसेक्शन 3 पढ़ोगे तो मेक सेंस करेगा, नहीं तो सर सेंस ही नहीं करेगा। तो जो बच्चा पढ़ रहा है पर विदाउट लॉजिक पढ़ रहा है कि इसके बाद ये पढ़ना चाहिए, उसको बस वो पढ़ने के लिए खत्म कर रहा है। सर डीटी में शायद पास हो जाए, जीवन में कभी डीटी में काम नहीं कर पाएगा, वो डीटी में काम ही नहीं कर पाएगा। वो उसको लॉजिक पता होना चाहिए, भैया सबसेक्शन 5 लिखा है पर पढ़ना इसको पहले पड़ता है। जैसे ठीक जैसे हम लोगों ने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में किया था 147 के अंदर में, भैया आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन के बाद दूसरा पर्टिकुलर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ उसको इंग्लिश बोल करके रीड कर लोगे, शायद पास भी कर लो रट करके। लेकिन जिस बच्चे को ये पूरी सीरीज समझ में आ गई ना, इनकम टैक्स अथॉरिटी, फिर असेसमेंट, असेसमेंट के बाद रेक्टिफिकेशन, उसके बाद अपील, उसके बाद रिविजन, वो बच्चा लिटरली कमेंट के अंदर में मेरे को दुआ दे करके जाएगा कि सर मां कसम मतलब कनेक्ट कर दिया इस चीज को। मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज रिसीव करता हूं, बहुत सारे बच्चों के प्यार आता है कि सर मतलब हमने इस तरीके से कभी इस चैप्टर को देखा ही नहीं था, हम तो इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ के जाते थे। मैंने कहा कोई ऑप्शन में नहीं छोड़ना, ट्रांसफर प्राइसिंग भी उतने तरीके से पढ़ाऊंगा, एनआर टैक्सेशन भी उतने तरीके से पढ़ाऊंगा, पीजीबीपी भी उतना इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, शानदार तरीके से होगा मालिक। बढ़ो आगे। अब 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज पास्ड, सबसेक्शन 3 यहां पे काम करता है। 12 months from the end of financial year in which order is passed by ITAT। खत्म।
डन सर, चलो। तो अब ITAT वाला पार्ट तो हमारा खत्म हुआ। ITAT वाला पार्ट हमारा क्या हो गया मालिक, खत्म हो गया। मेन जो दो पार्ट थे वो हमारे खत्म हुए। अब बढ़ते हैं अपील टू हाई कोर्ट। अब कहाँ बढ़ते हैं मालिक, अपील टू हाई कोर्ट। वेट अ मोमेंट, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर में, राइट। आप हो सकता है ये मेरे को बोले सर 255 के बाद 256, 257, 258, 259, 260 किधर है सब, ये सब आपको है नहीं, सीधा आपको 260 है, 260 भी है, दैट इज हाई कोर्ट। अब अपील हाई कोर्ट के अंदर में करना है। 2 मिनट के लिए फटाक से पढ़ लीजिए, एक ही पैराग्राफ है। अच्छा, अपील टू हाई कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट आपको कभी पूछा नहीं गया है एग्जाम के अंदर में, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको छोड़ करके जा सकते हो, पर है ही इतना छोटा, छोड़ने लायक है नहीं। 5 मिनट के अंदर में तो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा सर, राइट। 5 मिनट के अंदर में तो आपका क्या खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, छोड़ने लायक है नहीं। बट फिर भी एग्जाम में आज तक कभी पूछा नहीं, तो ये चांस लिया जा सकता है इफ यू हैव लेस टाइम इन एग्जामिनेशन। जल्दी से फटाफट रीड करो। डन है सर, लेट्स स्टार्ट। अपील टू हाई कोर्ट, बराबर है, लेट्स स्टार्ट। पढ़ लो एक बार। यस। तो अब अगर आप देखेंगे ना मालिक, क्या है इसके अंदर में, अपील टू हाई कोर्ट। अब अपील टू हाई कोर्ट के अंदर में दो बातें जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब हम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में नहीं, हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर में, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, हाई कोर्ट में आप तभी जा सकते हो जब कोई क्वेश्चन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बराबर है। हाई कोर्ट में आप तभी जा सकते हो जब कोई क्वेश्चन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर में आ रहा है। तो एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी ऑर्डर पास्ड इन एन अपील बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल if high court is satisfied that it involve a substantial question of law. If high court is so satisfied, it shall formulate that question. तो पहले आप अपील करते हो हाई कोर्ट के अंदर में, हाई कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो सबसे पहले हाई कोर्ट उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या चालू होता है, डिस्कशन चालू होता है। The appeal shall be in prescribed form along with the prescribed fees within 120 days from the date on which order is received by SSE or CIT। तो भैया कितने दिन में जाना है हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जाना है आपको 120 दिन के अंदर में। हाई कोर्ट कौन से मैटर को डिटरमाइन कर सकता है, विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय ITAT और हैज बीन रॉन्गली डिटरमाइंड बाय ITAT। तो 120 डेज के अंदर में आप हाई कोर्ट के अंदर में जा सकते हैं। फिर आता है 261। हाई कोर्ट जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करता है उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जा सकते हैं। तो जब हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कर दे, देन एंड ओनली देन आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जा सकते हो। एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन केस विच हाई कोर्ट सर्टिफाइड टू बी fit one for appeal to Supreme Court. The provision of Code of Civil Procedure in regards to appeal shall apply in case of all appeal to Supreme Court. Yes. एंड अगेन यहाँ पे भी कौन सा मैटर डिसाइड होगा, द क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला मैटर डिसाइड होगा। द कॉस्ट ऑफ अपील शैल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसका मतलब इसके लिए कितनी फीस भरनी है, इसके लिए कितना क्या करना है, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। यस और नो। चलिए अब एक मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। आपके मन में अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो आइए इसको फटाक से लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। यस, द वर्ड सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ is not defined in the act. Yes, but out of various judgment, out of various judgment, the tests are, point number 1, if it affects directly or indirectly the rights of parties. Second,
द क्वेश्चन इज ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस. थर्ड, the case is not settled by any court. The issue is not free from difficulty. It calls for an alternative view. It calls for an alternative view. तो ये चीजें आपकी क्या बनेगी बेटा? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाएगी. ये चीजें क्या बन जाएगी मालिक आपकी? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. टू बी ऑनेस्ट, ना आपको सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछेगा, ना आपको हाई कोर्ट वाला पॉइंट पूछेगा, ना आपको सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट पूछेगा. अभी तक नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं पूछेगा. ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की डेफिनेशन आपका जो नया मॉड्यूल आया है ICAI, उसके क्वेश्चन एंड आंसर में दिखी हुई है. वो एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पे रीट्रेट करी हुई है. बराबर है? सेक्शन 245 विथ होल्डिंग ऑफ रिफंड. अब ये पॉइंट क्या है जरा समझिएगा. जब भी एसएससी को कोई रिफंड ड्यू होता है, जब भी एसएससी को कोई रिफंड ड्यू होता है, एओ, सीआईटी और हायर अथॉरिटीज को अगर ये लगता है कि भैया ये रिफंड नहीं देना चाहिए, तो क्या इस रिफंड को रोका जा सकता है? आंसर इज यस, यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन 245. सेक्शन 245 पावर देता है कि अगर एओ, सीआईटी या हायर अथॉरिटीज को कभी भी ऐसा लगता है कि रिफंड हमने इमीडिएटली ग्रांट नहीं करना चाहिए, तो वो इस रिफंड को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं. फॉर द रीजंस दैट रिफंड अगर दे दिया तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू. वो इस रिफंड को रोक सकते हैं टिल सच असेसमेंट इज कंप्लीट. तो जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ही बस इस रिफंड को रोका जा सकता है. वंस द असेसमेंट इज कंप्लीट, इस रिफंड को उनको क्या करना पड़ेगा? इशू करना पड़ेगा. तो चेक कर लीजिए. वेयर अ रिफंड बिकम्स ड्यू, एओ, सीआईटी, पीसीआईटी और द अदर ऑफिसर राइट the amount to be refunded or any part of the amount, if any, remaining payable by person to whom the refund is due after giving an intimation in writing, having regards to the fact of proceeding of any assessment, reassessment are pending. In such cases, he may, for reason to be recorded in writing with previous approval, withhold such refund up to the date on which assessment or reassessment is made. तो जब तक assessment reassessment complete नहीं हो जाता तब तक के इस रिफंड को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है. Yes or no? अगर आप देखेंगे हमारा अपील वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है खत्म हो चुका है और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट बचता है, द फेसलेस अपील स्कीम 2021. ये जो फेसलेस अपील स्कीम 2021 है, ये वीडियो के अगले पार्ट के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो अपलोड होने वाला है. और उसी के साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किए हैं ये कंप्लीट करेंगे हम लोग, राइट. तो वीडियो के अगले भाग में आपको देखने को मिल जाएगा ब्रेक के बाद वाले पार्ट में कि फेसलेस अपील किस तरीके से क्या की जाती है, हैंडल की जाती है. मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में. कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम हमारे इस अभियान को पूरे भारत तक के पहुंचा सके, ताकि किसी भी बच्चे को इस टाइम पे एटलीस्ट जब रिवीजन हो रहा है तब पैसे ना भरने पड़े. थैंक यू एंड टेक केयर.